चलिए तो एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ZTI क्लासेस में। मैं रोहित कुमार। तो चलिए आज का जो वीडियो है वह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी क्लास 10th वाले हैं उनका फर्स्ट टर्मिनल अभी चल रहा है, उनका कल जो एग्जाम होने वाला है वो हिंदी का होने वाला है। उसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आज क्या किया गया है, लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो क्या चीज है? तो कहानी, निबंध, संस्मरण और आत्मकथा। तो याद रखिएगा यह जो है वह निबंध है। क्या है? निबंध है। याद रखना आप लोगों को। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह निबंध है। अगला है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। अगला दिया गया है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी लिखा गया था भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि विष के दांत किन की रचना है? तो विष के जो दांत हैं वो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। किनका है? नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। अगला है विष के दांत का मुख्य पात्र क्या था? तो अगर देखा जाए मुख्य पात्र खोखा ऐसे कहा जाएगा। जब विष के दांत जो है उनका मतलब नायक कौन था? जब आपसे नायक पूछा जाए तो मदन होगा। कौन होगा? मदन। ऐसे पूछा इसमें क्या विष के दांत के प्रमुख पात्र, तो याद रखना क्या? खोखा। ऐसे जितने भी हैं सभी विष के दांत से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कल के एग्जाम में ये 100% गारंटी है कि ये क्या होगा, प्रश्न आएगा। अगला है कि भारत से हमने क्या सीखा, ये किसकी रचना है? भारत से हमने क्या सीखा, ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये जो रचना है भारत से हमने क्या सीखा, ये मैक्स मूलर की है। किसकी है? मैक्स मूलर की। अब से पूछा जाएगा भारत से हमने क्या सीखा, ये किसकी रचना है? तो मैक्स मूलर की ये रचना है। अगला स्वामी विवेकानंद को वेदांती किन्होंने कहा? तो याद रखिएगा ये मैक्स मूलर ने ही कहा। किसने कहा? मैक्स मूलर ने ही इन्हें क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती कहा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखिएगा कल के एग्जाम में आने वाले ये प्रश्न है। अगला है रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ? ये जो मैक्स मूलर थे इनका निधन कब हुआ? तो याद रखिएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को इनका क्या है? निधन हुआ था, मृत्यु हुआ था। अगला है भारत से हम क्या सीखा, भारत से हमने क्या सीखा, ये क्या है? तो भारत से हमने क्या सीखा वह जो है वो कहानी, निबंध, भाषण और कविता। तो याद रखिएगा ये भाषण है। क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। भारत से हमने क्या सीखा, क्या चीज है? भाषण है। अगला है अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है ग्रीक भाषा से भी अधिक पुरानी कौन सी भाषा है? तो क्या देवताओं का भाषा कहा जाता है? किन्हें? संस्कृत को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? संस्कृत को देवताओं का भाषा कहा जाता है। मतलब सबसे पुराना भाषा कौन सा है? संस्कृत है। गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? ये प्रमुख कवि थे। गुरु नानक किसके कवि थे, किस धारा के? तो याद रखिएगा गुरु नानक जो थे वो निर्गुण धारा के थे। किसके थे? निर्गुण धारा के थे। अगला है गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? जब मतलब गुरु नानक की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने किस चीज को, किस वर्ड को क्या है वो पुकारा? तो याद रखिएगा उन्होंने कहा था वाहे गुरु। क्या कहा था? वाहे गुरु। जब गुरु नानक की क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। तो उन्होंने क्या कहा? मरते समय, मृत्यु के समय उन्होंने अंतिम जो शब्द है उसका उच्चारण किया। तो कौन सा शब्द का उच्चारण किया? तो वाहे गुरु शब्द का। कौन सा? वाहे गुरु शब्द का उच्चारण किया। क्योंकि ये किस धर्म से थे? सिख थे। क्या थे? सिख थे। इन्होंने क्या किया? ये वाहे गुरु का जो उच्चारण किया। अगला प्रश्न है गुरु नानक जो थे वो किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो याद रखिएगा गुरु नानक जो थे वो सिख के थे। किसके थे? सिख के थे। अगला है कवि किसके नाम के बिना जीवन को व्यर्थ माना? तो याद रखिएगा कवि जो है राम के नाम के बिना। किसके नाम के बिना? तो राम के
नाम के बिना जो है वो अपने जीवन को क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो जिसमें गुरु नानक ने जितने भी रचना किए हैं वो संग्रह जो है उसको कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहा जाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, जिसमें गुरु नानक की सारी रचनाओं को क्या किया गया, रखा गया है। आपसे जब पूछा जाएगा कि गुरु नानक किस धर्म से थे, तो सिख धर्म से थे। किस धर्म से थे? सिख धर्म से थे। ये सिख के कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। कौन से? 10वें गुरु नहीं, ये सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। और 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कवि रसखान किसके ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं? किनके ऊपर? तो कृष्ण और ब्रजभूमि। इसके ऊपर? कृष्ण और ब्रजभूमि के ऊपर अपना जो भी है सारा कुछ न्योछावर करना चाहते हैं। अगला है, आंख सिद्धि और नवनिधि से अधिक सुख रसखान को कहां मिलता है? तो क्या करने में? तो दिया गया ऑप्शन देख लेते हैं, नंद की गाय चराने में, और मंदिर में, मस्जिद में। तो याद रखिएगा ये जो नंद की जो गाय है वो चराने में इनको क्या मिलता है? सारा सुख। सबसे दुनिया से का जो सबसे अधिक सुख है इन्हें प्राप्ति होती है यहाँ। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? तो याद रखिएगा ये कृष्ण को कहते हैं। किसे कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं। अगला है घानानंद। जो कवि घानानंद हैं वो किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा ये जो है आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल के कवि हैं। किसके हैं? रीतिकाल के कवि हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्ण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? चलिए उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं हम। तो वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। संस्कृत में 3 प्रकार के और हिंदी में कितने? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? संस्कृत में 3 और हिंदी में 2। जो है वो कौन सा वर्ण है? आपसे जब पूछा जाएगा अ कौन सा वर्ग है, तो याद रखिएगा अ स्वर है। अ से लेके औ तक क्या होता है? स्वर होता है। स्वरों की संख्या कितनी? 11 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ट का उच्चारण स्थान। तो वो याद रखिएगा ट का जो उच्चारण स्थान है वह है मूर्धा। क्या है? मूर्धा। मूर्धा से ट का क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। स्वरों की संख्या कितनी? 11। अ क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है अ। और वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 3 प्रकार के भी होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, लेकिन वो संस्कृत के होते हैं। मेनली कहा जाता है वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न दिया गया, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के कितने प्रकार? संधि के 3 प्रकार। अगला है, उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो याद रखिएगा उन्नति का क्या होता है? उत्जोरनति। देखते हैं ऑप्शन कहां है? उनजोरनति नहीं होगा, उत्जोरनति। ये जो है ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला है स्वागत, सूज और आगत। तो आप लोगों को बताया गया है संधि विच्छेद में सूज और आगत बराबर क्या होता है? स्वागत होता है। क्या होता है? स्वागत होता है। तो सूज और आगत बराबर क्या? स्वागत। अगला सर्वोदय का देखिए, सर्वोदय, सर्वजोर उदय, ये इसका संधि विच्छेद सही है। सर्वजोर उदय होगा। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या? सर्वजोर उदय। अगला, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? देखते हैं शुद्ध वाक्य। देखिए अयोध्या जो लिखा गया है वो अयोध्या लिखा गया है, गलत है। ये क्षमा जो है वो ये शुद्ध विवर्तनी है, मतलब शुद्ध शब्द है। अगला है भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आप लोगों को बताया गया था, सॉरी संज्ञा अभी क्या किए नहीं बनाए हैं। अगले क्लास जो भी होगा ये एग्जाम के बाद हम क्या करेंगे, कोशिश रहेगा कि व्याकरण का जो भी है वो पूरा क्या करें, वीडियो हम डालें। तो याद रखिएगा जितने भी जगह का नाम आता है वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये भी याद रखिएगा जितने भी पर्व त्योहार आते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी युद्ध आते हैं या जो भी मतलब घटनाएं हुई है वो सब क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? तो याद रखिएगा समूह किसको कहा जाता है? झुंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? झुंड को। देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो आ जाइए, नर्मदा गलत है। बुआई गुच्छा जो है क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला है, बड़ों को आदर दो। इसमें कर्म क्या है? कर्म मतलब आदर देना। क्या? आदर देना क्या है? कर्म है। क्या? आदर देना कर्म है। आप क्या करें,
ये जो भी आपके सहपाठी हैं, मित्र हैं, उन्हें क्या करें, शेयर करें, ताकि वो भी क्या कर सके, देख सके, ताकि जो उनका एग्जाम है वो अच्छे ढंग से जाए। और आप लोगों का तैयारी भी अच्छा है, ये मतलब क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हिमालय से गंगा निकलती है, यह कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा, आप लोगों को बताया गया था आपादान कारक, जहां क्या होती है, अलगाव और जुदाई प्रकट होती है। तो वो यहाँ अलग हो रहा है, क्या हो रहा है, हिमालय से जो गंगा क्या हो रहा है, ये हो रही है, अलग हो रही है, जिसलिए ये क्या, आपादान कारक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दिया गया कि प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, किस लिए? प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। तो आपका ये जो आंसर है प्रश्नवाचक, ये क्या हो जाएगा, सही होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो शब्द क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे कहा जाता है क्या, विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। याद रखिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न है। इस बार जो भी प्रश्न पूछा गया बहुत ही हल्का है, बहुत इजी है। जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है, वो क्या करेंगे, स्वयं बना लेंगे। बनाया इसलिए गया है कि आप लोगों का एक बार क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। आप लोग अगर ना पढ़े हो तो क्या करें, इसे देखे और ठीक तरह से अपना एग्जाम दे। अगला है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, तो याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे कहा जाता है क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। देखते हैं ऑप्शन में कहा है, विशेषण वो होगा नहीं, ये क्रिया। क्रिया के कितने? दो भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। चलिए अभी ये वस्तुनिष्ठ को देखना है, इसलिए हम इधर ही देखते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो याद रखिएगा, जो शब्द क्या संस्कृत से हिंदी में आए हैं उन्हें कहा जाता है क्या, उन्हें कहा जाता है तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जिसके खंड सार्थक होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वैसे शब्द जिनके वो सार्थक खंड होते हैं वो कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यौगिक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यौगिक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में क्या, निम्नलिखित में रूज शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में रूज शब्द कौन सा है? तो रूज शब्द वो ये जो लाल है वो क्या है? रूज शब्द है। क्या है? लाल है, वो क्या है? रूज शब्द है। अगला है परिहित। परिहित लिखा है, परिहित के लिए शरीर को कौन सा धारण करना पड़ता है? तो ये जो परिहित है उसके लिए जो शरीर है उसको धारण करना पड़ता है ये बादल। किसको? बादल को। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? याद रहे, जो नए हैं वो क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे अपने मित्र को भेजे ताकि वो भी क्या कर सके, पढ़ सके। और आप लोग क्या करें, इतना करते रहे तो आगे नए नए वीडियो के साथ क्या करूंगा, आप लोगों को मिलाऊंगा। समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये जो भारत सौभाग्य जो है वो प्रेम घन का है। किनका है? प्रेम घन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वदेशी कविता में डफली किसे कहा गया? सॉरी, डफली होना चाहिए, क्या डफली किसे कहा गया? तो याद रखिएगा, ये जो डफली कहा गया वो विदेशी को कहा गया है। किसे कहा गया? विदेशी। हमें डाउटफुल लगता है, ये थोड़ा इसमें थोड़ा डाउट लगता है, हमें लगता है कि जनता को कहा जाता हो। आप लोग थोड़ा क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसे। अगला है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, मैक्स मुलर क्या बोले थे, सच्चे भारत का दर्शन गांव में होता है। कहाँ होता है? गांव में। तो याद रखिएगा, सच्चे भारत का कहाँ होता है दर्शन? गांव में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दिया गया है, नाखून का बजना किस गुण का प्रतीक है? तो नाखून क्यों बजते हैं वो, तो उसका है ये प्रश्न है। तो ये पशुता की निशानी है। किसकी निशानी है? पशुता की, पशुता की प्रतीक है। स्वतंत्र शब्द का पर्यायवाची होता है। स्वतंत्र मतलब क्या? आजादी। क्या? आजादी। तो स्वाधीनता जो है वो इसका क्या होगा? पर्यायवाची शब्द होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गरीबी और उत्पीड़न का बड़ा समस्या। तो बउआ ये क्या थे? ये जातिवाद से क्या थे? ज्यादा पीड़ित थे। मतलब क्या, इन्होंने जाति प्रथा की जो पीछे जो चल रहा था उसे हटाने के लिए अहम कोशिश किए थे। मतलब इन्हीं के द्वारा ये क्या किया गया, जातिवाद जो समस्या है वो हटाया गया था। तो ये जाति प्रथा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मदन और कासु के झगड़े में किसकी जीत हुई? तो ये क्या, विष का जो दांत तोड़ा गया था,
किसका? आप लोगों को याद है या नहीं? हाँ चलिए, तो तोड़ा गया था किसका? कासू का। किसका तोड़ा गया था? कासू का। और किसके द्वारा तोड़ा गया था? तो मदन के द्वारा। तो मदन और कासू के झगड़े में किसकी जीत हुई थी? तो मदन की जीत हुई थी। अगला और अंतिम प्रश्न, घनानंद ने किस भाषा में अपनी कविता लिखी है? इन्होंने जो भी अपनी कविता लिखी है वो ब्रज भाषा में, किसमें? ब्रज भाषा में लिखी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी प्रश्न बताए गए, कल का जो होने वाला एग्जाम है आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल का, उसमें अनिवार्य रूप से आने वाला है, मतलब आएगा ही, आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताया गया वो कल प्रश्न, वो क्या है, कल आएगा ही। आप लोग अच्छे तरह से तैयार कर ले, जो भी सहपाठी हैं, मित्र हैं, उन्हें क्या करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।